नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 13 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 12 यूनिट पढ़ चुके हैं इसकी, वो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, आप जाके देख सकते हैं। आज की यूनिट का नाम है जनपद एवं महाजनपद, यानी हम 6ठी शताब्दी के आसपास की जो जनपद और महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ये उस समय के जनपद हैं, टोटल 16 जनपद थे। 16 जनपदों के ये नाम हैं, हम आगे एक एक का विस्तार से देखेंगे। ये इनकी लोकेशन है, कहाँ पर थे, और ये इनका क्षेत्र है, कौन सा जनपद कितने क्षेत्र में फैला हुआ था। आज के इस वीडियो को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे। प्रस्तावना, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्राथमिक स्रोत साहित्यिक एवं पुरातात्विक, यानी प्राथमिक स्रोत जो थे साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों के बारे में पढ़ेंगे। मुखिया तंत्र से राज्य तक, जनपद, महाजनपद एवं गणसंघ तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नगरीकरण के आधार, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन, यानी नगरीकरण के क्या आधार थे और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हुए जिससे नगरीकरण हुआ, वो पढ़ेंगे। द्वितीय नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के समय हुआ था। द्वितीय नगरीकरण महाजनपद के समय हुआ 6ठी शताब्दी में, उसको पढ़ेंगे, क्या अंतर था। नगरीकरण के पुरातात्विक चिन्ह, यानी जो नगरीकरण हुआ द्वितीय, उसके पुरातात्विक चिन्ह क्या क्या मिले हैं। साहित्य में वर्णित प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर, यानी साहित्य में कौन से प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों का वर्णन है, वो पढ़ेंगे। नगरीय केंद्रों का सामाजिक स्त्रीकरण, यानी समाज में स्त्रीकरण किस प्रकार था। व्यापार एवं व्यापारी किस प्रकार के थे, किस प्रकार का व्यापार था, व्यापारी क्या करते थे। समाज के बारे में पढ़ेंगे, जनपद और महाजनपद का समाज किस प्रकार रहता था, किस प्रकार का समाज था। उद्देश्य, यानी आज की इस यूनिट का हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। 6ठी शताब्दी BC भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर क्यों थी, ये इस यूनिट को पढ़ने का उद्देश्य है कि ये क्यों थी, ये जान पाएंगे हम इस यूनिट को पढ़ने के बाद। राजतंत्रीय और गैर राजतंत्रात्मक दोनों तरह की विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं अस्तित्व में आई थी। इस अवधि में उभरने वाली आर्थिक और सामाजिक जटिलता के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना, लगभग 6ठी शताब्दी BC से 300 शताब्दी BC तक का समय उत्तरी भारत के इतिहास में ऐतिहासिक युग का आरंभ माना जाता है, यानी 6ठी शताब्दी से तीसरी शताब्दी का जो समय था वो ऐतिहासिक युग है। भारत में राजकीय व्यवस्था का आरंभ इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। भारतीय इतिहास में पहली बार प्रदेशाश्रित राजनीतिक संस्थाओं की शुरुआत हुई। ये संस्थाएं महाजनपद के नाम से प्रचलित हुई। प्रदेशाश्रित राजनीतिक संस्थाएं थी वो महाजनपद के नाम से प्रचलित हुई। लगभग पूरे उत्तरी भारत में इनका विस्तार हुआ। नगर एवं नगरीय जीवन का, जिनका हड़प्पा सभ्यता के पश्चात पतन हो चुका था, एक बार पुनः गंगा घाटी से लेकर उत्तरी पश्चिम क्षेत्र तक प्रादुर्भाव हुआ। यानी नगरीय जीवन जो था वो हड़प्पा सभ्यता में था, वो उसका पतन हो गया था। हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई थी, वो पुनः से गंगा घाटी में इस बार उसका जन्म हुआ था। इस युग में नए धार्मिक संप्रदायों तथा दार्शनिक विचारधाराओं का भी उदय हुआ, जैसे हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ इस समय पर। वो 6ठी शताब्दी से तीसरी शताब्दी का समय था। इस काल में नगरों का उद्भव हुआ और व्यापार का विस्तार हुआ। धातु मुद्रा के प्रयोग के साथ साथ इस समय में धनाढ़ वर्गों का उदय, श्रेणियों, विशिष्ट मर्तबांडों, सूदखोरी, जनसंख्या वृद्धि, शिल्प विशिष्टीकरण तथा लेखन एवं पाठन का आरंभ इस युग का जीवंत बनाता है। यानी इस युग की ये मुख्य विशेषताएं थी। उत्तर भारत में राजनीतिक, भौतिक और सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तनों को भारतीय इतिहास में दूसरा शहरीकरण कहते हैं। प्रथम शहरीकरण हड़प्पा के समय हुआ था और ये दूसरा शहरीकरण है। आज हम 6ठी शताब्दी BC में भारतीय उपमहाद्वीप के जनपदों, महाजनपदों, गणसंघों आदि के बारे में या उनका राजनीतिक गठन देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के साथ कैसे जुड़े थे, मुख्यतः कृषि और वाणिज्य विस्तार में। अंत में हम उन विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूहों को भी देखेंगे जो इस काल में प्रचलित थे, यानी इस समय पर गृहपति, सेठी किस प्रकार से रहते थे, समाज में कौन से समूह थे, समाज किस प्रकार था, वो सब चीज़ें देखेंगे। इस युग के अंत में एक राजनीतिक व्यवस्था जैसे मगध में सर्वशक्तिशाली राज्य के रूप में उभरी थी, यानी मगध शक्तिशाली राज्य बन गया था। अभी हमने जैसे शुरू में देखा था प्रारंभिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे शुरू में, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत में क्या है, हम उन स्रोतों का अध्ययन करेंगे जिनका प्रयोग इतिहासकारों द्वारा 600 से 300 BC के युग को समझने एवं उनका पुनर्निर्माण करने में किया जाता है। हमारे साहित्यिक स्रोत मुख्यतः 3 प्रमुख धार्मिक साहित्यों से उद्धृत किए गए हैं, जो मुख्यतः बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्मों से संबंधित है। ये धर्म इसी समय पर थे, इनके द्वारा जो लिखे गए काव्य हैं उन्हीं से उस समय के समाज को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। बौद्ध धर्म साहित्यिक मुख्यतः त्रिपिटक, 3 पुस्तकों का संग्रह या पिटारा, जो कि ये 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म वैधानिक ग्रंथों को मध्य गंगा घाटी यानी आधुनिक बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में देखा जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक अनुष्ठान करने के तरीकों से संबंधित हैं।
वैदिक साहित्य कई जनपदों और महाजनपदों का उल्लेख करते हैं और हमें कृषि समुदायों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अभी हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत कौन से थे। प्रारंभिक स्रोत में पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। 600 से 300 बीसी के इतिहास की संरचना में पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये हमने पहले ही देखा था। विशेष रूप से उस समय में प्रचलित काले एवं लाल मर्तबांड तथा काले पॉलिश वाले मर्तबांड NBPW विशेष रूप से अपनी तकनीकी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। इन दोनों बर्तनों के बारे में हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इनकी फोटो के साथ चर्चा की थी, इसलिए अभी यहाँ फोटो नहीं लगाया इनका मैंने। उत्तरकाली पुलिस वाले मर्तबान प्राप्त स्थलों से हमें आहत यानी पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मुद्रा प्रयोग का प्रारंभ दर्शाते हैं, यानी पंचमार्क सिक्के थे, उनसे भारतीय महाद्वीप में मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ था। ग्रंथों में उल्लेखित कई स्थानों की खुदाई की गई है, जैसे कि अहिछत्तर, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, उज्जैनी, श्रावती, वैशाली आदि। भौतिक साक्ष्य जो इस अवधि के लिए उपयोगी हैं वे घर के अवशेष, लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, मर्तबान, सिक्के आदि। मुख्य तंत्र से राज्य तक, जनपद, महाजनपद एवं गणसंघ। जनपद का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ व्यक्तियों का समूह या जनजातियों के पैर या पद पड़े हों। जनपद इस प्रकार के व्यक्तियों का समूह है जो सुनिश्चित क्षेत्रों में निवास करते हों और जिनके ऊपर राजनीतिक वर्ग द्वारा प्रशासन होता हो। मुख्य तंत्र से जनपद का स्थानांतरण 2 चरणों में हुआ है। सर्वप्रथम यज्ञ और बलि द्वारा, जिसमें पुजारी वर्ग ने राजा को देवीय स्थान दिया है। दूसरे चरण में जनपदों और महाजनपदों के रूप में राज्यों का उदय हुआ है। महाजनपदों के शासक जनपदों के शासकों से अधिक शक्तिशाली थे। ये नगर राज्य उत्तर पश्चिम में गांधार से पूर्वी भारत में अंग तथा मध्य और दक्षिण भारत तक फैले हुए थे। बौद्ध धर्म की पाली पुस्तकों जैसे अंगुत्तर निकाय में 16 बड़े बड़े राज्यों का उल्लेख है जो 16 जनपद कहलाए थे। अभी हम पढ़ेंगे जनपद। ये टोटल 16 जनपद हैं। मध्य गंगा घाटी में अंग, मगध, वज्जी, अवर्संग और मल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अंग, मगध, वज्जी, मल ये मध्य गंगा घाटी के बीच में पाए जाते थे। उनके पश्चिम में, यानी जो मध्य गंगा घाटी इसके पश्चिम में कौन से थे, उसमें थे काशी, कौशल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। ये आप यहाँ देख सकते हैं, काशी, कौशल, पांचाल, कुरु, मत्स्य, सूरसेन और वत्स, ये इनके पश्चिम में हो गए ना ये। उसके बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ओर, मैं जो मुख्य रूप से पूरी तरह से उत्तर और पश्चिम क्षेत्र, ये उत्तर और पश्चिम है। उत्तर पश्चिम में गांधार और कंबोज, ये गांधार है और ये कंबोज है। मध्य एवं दक्षिण क्षेत्र में ये बीच वाला पोर्शन है, इसमें ये देख सकते हैं आप, चेदी है और अस्मक यहाँ पर है, अवंती यहाँ है। ये यहाँ मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाते थे। ये 16 जनपद थे। उनका कौन सा जनपद कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, उसमें तो सिर्फ लोकेशन दिखाई थी, इसमें आपको क्षेत्र भी देख सकते हैं। ये मत्स्य इतनी दूर में फैला हुआ था और अवंती इस प्रकार से फैला हुआ था, उसका मैप ऐसा था। मगध और सब चीज़ें देख सकते हैं आप। अभी हम एक एक करके सारे जनपदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अंग जनपद के बारे में पढ़ेंगे। अंग जनपद पूर्वी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले को अंगराज्य के रूप में पहचाना गया है, यानी पूर्वी बिहार का जो राज्य है वहाँ। यह गंगा नदी एवं चंपा नदी के संगम पर स्थित था तथा इसकी राजधानी चंपा की पहचान भागलपुर के निकट स्थित आधुनिक चंपापुर या चंपानगर के रूप में की गई है। अभी के समय में जो चंपापुर या चंपानगर है वही उसकी राजधानी थी। 6ठी शताब्दी BC में यह एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में विकसित हुआ तथा यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जो कि व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। चंपा में उत्खनन से शहर के चारों ओर खंदक यानी खाई सहित रक्षात्मक किलेबंदी का पता चलता है। अभी दूसरा है मगध महाजनपद। ये आप देख सकते हैं मगध का क्षेत्र किस प्रकार था, ये मगध का नक्शा है। 34 शताब्दी BC तक मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। मगध जनपद में बिहार के आधुनिक पटना और गया जिले आते हैं। जो अभी के समय में पटना और गया जिले हैं वो मगध था। यह उत्तर पश्चिम और पूर्व में क्रमशः गंगा, सोन और चंपा नदियों से तथा दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ था, यानी इसके दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला थी और बाकी तीनों साइड में ये नदियाँ थी। इसकी प्रथम राजधानी गिरिवर्ज या राजगृह आधुनिक राजगीर थी। हालांकि बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई थी जो आज का पटना है। वज्जी या वर्जी संघ महाजनपद। वज्जी गणराज्य पूर्वी भारत में गंगा नदी के दक्षिण भाग में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी गणराज्य की गिनती बुद्धकालीन अति प्रसिद्ध महाजनपदों में होती है। बुद्ध के समय के जो अति प्रसिद्ध महाजनपद थे उनमें इसकी गिनती होती है। मगध के राजा बिंबिसार ने भी वज्जी गणसंघ से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अधिकतर इतिहासकार वज्जी राज्य को 8 या 9 गणों का महासंघ मानते हैं। अधिकतर बौद्ध व जैन साहित्यों में गणसंघों विशेषकर वज्जियों को क्षत्रियों के रूप में वर्णित किया है। मल महाजनपद।
मल 9 गणों का संघ था जो वज्जी राज्य के पश्चिम में स्थित था। मल्लों के राज्य में कुशीनारा और राजधानी पावा 2 राजनीतिक केंद्र थे। कुशीनारा की पहचान कसिया क्षेत्र से की गई जो गोरखपुर से 17 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पावा इतिहासकार आधुनिक बिहार के पावापुरी को मानते हैं। मल्ल वज्जियों से घनिष्ठ मित्र थे, परंतु कभी कभी दोनों के बीच संघर्ष के भी उदाहरण मिलते हैं, यानी मल्ल और वज्जी दोस्त थे। ये आप देख सकते हैं मल्ल का एरिया, यहाँ ये क्षेत्र है। अभी नेक्स्ट है काशी महाजनपद। सबसे पहले राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने वाले महाजनपदों में काशी राज्य प्रमुख था। यह उत्तर में वरुण नदी तथा दक्षिण में अस्सी नदी से घिरा था। वरुण और अस्सी नदी से घिरा हुआ था। इसकी राजधानी गंगा किनारे बसे वाराणसी का नाम इन्हीं 2 नदियों के नाम पर पड़ा है, यानी वाराणसी का नाम वरुण और अस्सी के नाम पे वाराणसी बना है। कौशल के साथ प्रसेनजीत के शासनकाल में काशी को कौशल राज्य में मिला लिया गया था। वर्तमान में काशी उत्तर प्रदेश के बनारस से जुड़ा है। बनारस को काशी कहते हैं। अभी देखेंगे हम कौशल महाजनपद। शक्तिशाली कौशल जनपद राज्य पूर्व में सदानीर वर्तमान गंडक, पश्चिम में गोमती, दक्षिण में सर्पेकिया स्यांदिक तथा उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों से घिरा था। इसकी राजधानी श्रावती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सेहत मेहत नामक 2 गांवों से की जाती है, तथा इस दक्षिण कौशल की राजधानी खुशावती थी। ये आप देख सकते हैं कौशल, ये वाला पोर्शन है। इस राज्य में साकेत और अयोध्या अन्य 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे। पसंदी कौशल का अत्यंत प्रसिद्ध शासक था। कौशल राज्य को वर्तमान उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा, फैजाबाद, बहराइच स्थानों के रूप में पहचाना गया है। वत्स्य वंश महाजनपद। वत्स्य वंश राज्य सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, यानी यहाँ सूती कपड़े बनते थे। इसकी राजधानी वर्तमान इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में स्थित थी। व्यापारिक मार्ग पर बसा कौशाम्बी दक्कन, गंगा घाटी तथा उत्तरी पश्चिम क्षेत्र को जोड़ता था। जैसा कि उत्खनन से पता चलता है 6ठी शताब्दी बीसी में राजधानी कौशाम्बी की भव्य किलेबंदी की गई थी। वत्स के प्रसिद्ध शासक उदयन के नेतृत्व में शक्तिशाली महाजनपद था। अभी हम पढ़ेंगे कुरु महाजनपद। ये आप देख सकते हैं कुरु किंगडम, यानी कुरु का नक्शा है। कुरु वर्तमान में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बसा हुआ था, यानी गंगा यमुना के दोआब में बसा हुआ था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार कुरु राज्य का शासन युधिष्ठिर गोत्र के शासकों ने किया था, जो युधिष्ठिर के परिवार से संबंधित थे। इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जैन साहित्य उत्तराध्यान सूत्र में कुरु राज्य का शासक इशुकारा बताया गया है, जिसने इशुकारा नामक नगर से अपना शासन किया था। बुद्ध के समय तक कुरु राज्य में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, जो बाद में गणसंघ में बदल गई थी। ये पांचाल महाजनपद, ये देख सकते हैं आप अहिछत्र के अवशेष हैं, यानी अहिछत्र में खुदाई के बाद ये अवशेष मिले हैं। पांचाल महाजनपद में वर्तमान रुहेलखंड शामिल था और यह गंगा नदी द्वारा 2 भागों में बांटा गया था। इस राज्य की 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल क्षेत्र की राजधानी अहिछत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली का रामपुर क्षेत्र थी, तथा दक्षिण पंचाल की काम्पिल्य थी, उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले की काम्पिल क्षेत्र। अर्थशास्त्र में पांचाल को आरंभ में राजतंत्रीय प्रणाली बताया गया, जो बाद में गैर राजतंत्र में परिवर्तित हुई थी। इस महाजनपद में प्रसिद्ध नगरीय केंद्र भी थे, जैसे कन्याकुंज या कन्नौज। अभी पढ़ेंगे मत्स्य महाजनपद। ये आप देख सकते हैं राजस्थान का जो एरिया है, ये मत्स्य महाजनपद है। मत्स्य वर्तमान राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, अलवर और भरतपुर में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर, वर्तमान विराट का नाम मत्स्य राजा के संस्थापक राजा विराट के नाम पर पड़ा था। बौद्ध साहित्य में इनका संबंध सूरसेन से बताया गया है। अभी पढ़ेंगे सूरसेन महाजनपद। सूरसेन की राजधानी मथुरा में स्थित थी और वो भी यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित थे। बौद्ध स्त्रोतों के अनुसार सूरसेन का एक शासक अवंती पुत्र बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मथुरा मार्गों के संगम जंक्शन पर स्थित था, जो महत्वपूर्ण उत्तरी मार्गों को दक्षिण से तथा पश्चिमी तट से जोड़ता था। अभी एक गांधार महाजनपद। पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले ने गांधार राज्य का गठन किया था, यानी पेशावर और रावलपिंडी। इसकी राजधानी तक्षशिला या तक्षशिला व्यापार और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र थी। हम जानते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण थी। उत्खनन से प्राप्त यहाँ 3 महत्वपूर्ण पुरातात्विक बसावट का पता चलता है: भीरटीला, सिरकप और सिरसुख। भीरटीला प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसके सर्वप्राचीन सतह से चांदी के आहत सिक्के तथा अन्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। लगभग 6ठी शताब्दी बीसी में गांधार राज्य में शासक पुकुसती या पुकरासरीन शासन कर रहा था। अभी ये जो भीरटीला से जो चांदी के सिक्के मिले, इनको हम आगे देखेंगे। उनके मगध से भी महत्वपूर्ण संबंध थे। अभी पढ़ेंगे कंबोज महाजनपद। ये कंबोज जो गंधार के पास में कंबोज, पाकिस्तान के हजरा जिले में कंबोज प्रदेश गंधार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ। ये गंधार और कंबोज आपस में जुड़े हुए थे, पास में ही थे दोनों।
कम्बोज पाकिस्तान के हजरा जिले के वर्तमान राजौरी क्षेत्र का हिस्सा है। लगभग 6वीं शताब्दी BC तक कम्बोज एक राजतंत्रीय राज्य था, परंतु बाद के साहित्य जैसे अर्थशास्त्र में उन्हें गणसंघ कहा गया है। अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में स्थित था। अवंती की 2 राजधानियां थी, एक उज्जैनी मध्य प्रदेश का वर्तमान उज्जैन के पास और दूसरी महेश्मती मध्य प्रदेश की पश्चिमी भाग में स्थित वर्तमान मंदाता। यह अवंती यानी मध्य भारत में स्थित था। ये दोनों नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे जो ऐसे व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे जो उत्तरी भारत को दक्षिणी तथा पश्चिमी तटों के बंदरगाहों से जोड़ते थे। अवंती का सर्वप्रसिद्ध शासक प्रद्योत था, जिनका सैन्य संघर्ष वत्स, मगध और कौशल राज्यों से हुआ है। अभी पढ़ेंगे हम चेदी महाजनपद। यह आप चेदी महाजनपद की लोकेशन देख सकते हैं। चेदी राज्य मध्य भारत के बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित था। विद्वान इसकी राजधानी सत्यवती नगर, जो महाभारत के शक्तिमुक्ति या शक्ति सहवाई से जोड़ते हैं। इसकी राजधानी शक्तिमुक्ति मध्य प्रदेश के वर्तमान जबलपुर क्षेत्र में स्थित है। नर्मदा घाटी में स्थित जबलपुर के निकट का प्राचीन नगर त्रिपुरी तथा सागर के निकट स्थित एराकिना यानी एरन चेदी राज्य का हिस्सा थे। असक या अस्मक महाजनपद, यह भी देखते हैं, साउथ का पोर्शन आ गया अस्मक। असक राज्य का विवरण अनेक स्रोतों में मिलता है, जैसे पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म संहिता आदि में। बहुत साहित्य इन्हें महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के निकट बताते हैं। इसकी राजधानी पोदना जो कि वर्तमान बोधान है। अभी तक हमने 16 जनपदों को देख लिया एक एक करके। अभी हम सभी जनपदों की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर यह राज्य संरचना 2 भागों में विभक्त हो सकते हैं, राजतंत्रीय राज्य एवं गैर राजतंत्रीय राज्य, जिन्हें गणसंघ कहा गया है, यानी एक राजतंत्रीय और एक गणसंघ। राजतंत्रीय महाजनपद अधिकतर उपजाऊ गंगा के मैदानों में स्थित थे, जबकि गणसंघ हिमालय की तलहटी या उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, सिंध या मध्य एवं पश्चिमी भारत की परिधि में स्थित थे। गणसंघ केवल 2 सामाजिक स्तर थे, क्षेत्रीय राजकुल जिसमें शासन करने वाले परिवार सम्मिलित थे, तथा दास कर्मकार जैसे श्रमिक एवं दास। प्रशासनिक क्षेत्र में राजा वंशानुगत नहीं थे, अपितु वे मुखिया के रूप में होते थे, जिन्हें गणपति, गणराज या संघ मुखिया के नाम से जाना जाता था। हालांकि अधिकतर महाजनपद राजतंत्रीय थे, परंतु गणसंघ के विपरीत इन राज्यों का शासन प्रभुसत्ता प्राप्त राजा द्वारा होता था, जो सत्ता के एक परिवार में संकेंद्रित होने से अंततः एक वंश बन गए थे। शासन वंशानुगत हो गए, जिनका आधार सदैव नहीं परंतु अधिकतर ज्येष्ठता के सिद्धांत पर आधारित था, यानी बड़े बेटे को ही राजा बना दिया जाता था। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली राजतंत्रों के पास एक शक्तिशाली सेना होती थी। इस सेना की नियुक्ति एवं निर्वाह राज्य द्वारा किया जाता था। नगरीकरण के आधार, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन, यानी नगरीकरण के क्या आधार थे, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आया। जनपद ग्रामीण क्षेत्रों को भी लक्षित करता है, जो कि पूरे नगरों जैसी शहरी केंद्रों से भिन्न थे। राज्यों का उद्योग केवल सांस्कृतिक संसाधनों पर नहीं बल्कि कृषि अधिशेष पर निर्भर था, यानी कृषि के लिए कितनी जगह है उस पर डिपेंड नहीं करता था, कृषि कितनी अधिक है या अनाज कितना बच रहा है, अधिशेष हो रहा है, उस पर निर्भर था। ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को भारी वर्षा तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ने धान की अधिक उपज के लिए उपयुक्त बनाया, यानी गंगा घाटी थी और गंगा यमुना दोआब जहाँ वर्षा भी होती थी और जलोढ़ मिट्टी थी तो ज़्यादा फसल होती थी। उपजाऊ भूमि की उपलब्धता के साथ साथ तकनीकी विकास अधिकतम उपज के लिए उत्तरदायी थी, यानी तकनीकी का भी विकास हुआ। फसल उत्पादन में बढ़ोतरी के महत्वपूर्ण परिणाम हुए। प्रथम उत्पादन में बढ़त से महाजनपद के शासकों को कृषि करों में बढ़ोतरी से लाभ हुआ। इस प्रकार यह राज्य व्यवस्था के नियम का आधार बना था। दूसरा है, अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि धान यानी चावल का प्रयोग करने वाले समाज में प्रजनन दर अधिक होती है। गंगा घाटी में उपजाऊ क्षेत्र में धान की अधिक उपज का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि पर पड़ा और जनसंख्या वृद्धि हो गई। तीसरा कारण है, इन नगरवासियों को जीवन यापन के लिए कृषि अधिशेष की आवश्यकता थी, जो कि स्वयं कृषि नहीं करते थे, जैसे चिकित्सक, लिपिक, मनोरंजनकर्ता, शिल्पकार, कारीगर जो शहरों में रहते थे कृषि नहीं करते थे, वो कृषि अधिशेष जो गांव से बचता था उसी पर निर्भर रहते थे। अभी पढ़ेंगे हम द्वितीय नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण हमने देख लिया था, हड़प्पा सभ्यता के समय हुआ था। भारतीय इतिहास में 600 BC से 300 BC का लगभग 3 शताब्दियों का काल द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण का केंद्र सिंधु घाटी यानी प्रथम चरण से अब गंगा घाटी की तरफ शिफ्ट हो गया था। नगरों और शहरों का उद्भव एक समान नहीं था, यानी एक समान नगर नहीं बने थे सारे। कुछ नगर जैसे हस्तिनापुर, मगध में राजगृह, कौशल में श्रावती, वत्स में कौशाम्बी का उदय राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में या सत्ता के केंद्र के रूप में या राजधानी के रूप में हुआ था।
अन्य नगर व्यापार के केंद्रीय स्थल या पड़ोसी क्षेत्रों के लिए विनिमय का केंद्र थे, जैसे उज्जैन। कुछ शहरी क्षेत्रों का उद्भव धार्मिक स्थलों के रूप में हुआ है, जैसे वैशाली। नगर अक्सर गांव के ऐसे समूह से मिलकर बने जहां लोहारगिरी, मर्दवान निर्माण, बढ़ईगिरी, कपड़े बुनाई, टोकरी बुनाई आदि व्यवसायों का विशेषीकरण था। नगरीकरण के पुरातात्विक चिन्ह, यानी नगरीकरण के पुरातात्विक चिन्ह कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है कि समस्त नगर लगभग एक समान रूप से बसे थे। अक्सर ये नगर एक खाई या प्राचीर से घिरे होते थे और कभी कभी इनकी किलेबंदी भी होती थी। किले की दीवारों में या तो मिट्टी भरी होती थी, जैसा कि राजघाट में देखा जा सकता है, या बाद में ईंटों द्वारा बनाया जाता था, जैसा कि कौशाम्बी में देखा जा सकता है। या आप देख सकते हैं कौशाम्बी है, यहाँ के जो किले की दीवारें हैं उसमें ईंटें भरी गई हैं, और ये राजघाट है, इसमें किले के चारों ओर जो दीवारें थी उसमें मिट्टी भरी गई है। जो नगर नदियों के किनारे बसे थे, किले की दीवारें एक और उन्हें बाढ़ से बचाती थी, दूसरी ओर हिंसक जानवरों एवं लूटमार से रक्षा करती थी। इन क्षेत्रों पर आक्रमण का डर रहता था, इसलिए इस क्षेत्र की रक्षात्मक किलों की दीवारों का निर्माण हुआ था। नगरीकरण के पुरातात्विक चिन्ह, इनमें इस प्रकार की सुविधाएं शामिल थी, जैसे भट्ठे की पकी ईंटें, जल निकासी की व्यवस्था, छल्लेदार कुएं, शोष गर्त यानी शोकपीट जो हड़प्पाकालीन संरचनाओं से भिन्न थे, यानी हड़प्पाकालीन सभ्यता में भी हमने देखा था कुएं थे, जल निकासी की व्यवस्था थी, सोख्ता गर्त जो बोलते थे, शोकपीट थे। घरों का निर्माण भी पूर्व काल के घरों से बेहतर था, यानी पहले के घरों से अभी अच्छे घर थे। उदाहरण के लिए भीर के टिल्ले में एक प्रांगण के चारों ओर घरों का निर्माण किया गया था। विद्वानों का मत है कि घरों में जो कमरे सड़क की ओर खुलते थे दुकानें रही होंगी, यानी सड़क की तरफ जो कमरे खुलते थे वो दुकानें थी। सड़कें भी समतल थी, जिससे प्रतीत होता है कि पहिएदार यातायात का उपयोग होता था, यानी प्लेन सड़कें थी। नगरीकरण के साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य उत्तरी पुलिस वाले मर्तबान NBPW मिले थे। हस्तिनापुर में उत्तरकाली पुलिस वाले मर्तबान मिले थे। साहित्य में वर्णित प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर, यानी साहित्य में जो नगरों का जिक्र है वो किस प्रकार हुआ है वो अभी हम देखते हैं। साहित्यकारों ने नगरों की विशेषताओं एवं विशिष्टताओं को और सुदृढ़ करते हुए पूरी यानी नगर और जनपद यानी गांव में स्पष्ट भेद प्रदर्शित किया है। अपस्तम धर्मसूत्र में नगरों में वेदों के अध्ययन को मना किया गया है, और इनमें यह भी कहा गया है कि स्नातकों व्यक्ति जिसने ब्रह्मचारी के रूप में अपना जीवन अध्ययन पूरा किया है को नियमित रूप से नगरों में नहीं रहना चाहिए। बौद्ध धर्म के स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि नगर और ग्राम साधारणतः विरोधाभासी नहीं थे, यानी नगर और गांव एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं थे, जबकि दोनों में ही लोग रहते थे, जिनका ग्राम, निगम और निगमों में पदानुक्रमित वर्गीकरण किया था, यानी अलग अलग थे ग्राम, नगर और निगम। जहाँ ग्राम का अभिप्राय गांव या ग्रामीण इलाकों से था, जबकि निगम बाजार वाले कस्बे थे जो कि व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित थे, तथा नगर शहर को कहा जाता है। नगरों में भी वर्गीकृत पदानुक्रम था। उदाहरणार्थ पूर्व का अभिप्राय उन नगरों में था जिनके चारों ओर किलेबंदी थी। प्रत्येक राज्य में किलेबंद राजधानी होती थी जिन्हें दुर्ग कहा जाता था, और यह दुर्ग समस्त देश को शाही मार्गों से जोड़ता था जिन्हें राजमार्ग कहा जाता था। साहित्यिक स्रोतों में द्वारों, नगर के पहरे की मीनारों, शहर की भीड़ भाड़ वाली जगहों का वर्णन है। नगरीय केंद्रों में सामाजिक स्थिरीकरण, नगर विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमियों से लोगों को एक साथ लाते थे, यानी अलग अलग आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोग थे वो नगर में एक साथ रहते थे। बौद्ध स्त्रोतों में हमें विशिष्ट रूप से नगरीय व्यवसायों का वर्णन मिलता है। हमें चिकित्सकों, शल्य चिकित्सक और लेखकों का वर्णन मिलता है। संस्कृत और पाली साहित्य में मनोरंजन करने वालों का उल्लेख भी है, जिन्हें अभिनेता, नर्तक, जादूगर, कलाबाज, ढोलकिया, महिला ज्योतिष आदि कहा जाता था। बुद्ध स्त्रोतों में प्रख्यात गणिका अमरपाली, अम्बापाली का वर्णन है, जिसका वैशाली के वैभव में विशेष योगदान माना जाता है। गंगा घाटी में कुछ शिल्पकार नगरों के बाहर अपनी बस्तियों में रहते होंगे और नगरों के निवासियों को अपने उत्पाद बेचते होंगे। इन शिल्पकारों में वाहन निर्माता, हाथीदांत काम, धातुकार, सुनार, रेशम के बुनकर, बढ़ई, सुईकार, सरगंडों का काम करने वाला, माला निर्माता एवं कुम्हार शामिल थे। नगर राजतंत्रीय शक्ति के आधार पर केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। व्यापार एवं व्यापारी, इस काल में व्यापार इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण था कि पाली साहित्य में व्यापार वाणिज्य को सर्वोत्कृष्ट व्यवसाय उक्कटकम के रूप में बार बार बताया गया है। इसके अतिरिक्त केवल कृषि और पशुपालन को इस प्रकार सम्मानजनक व्यवसाय माना गया है। महाजनपदों के युग में व्यापार में वृद्धि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण विनिमय का माध्यम सिक्कों का आरंभ था, यानी सिक्कों का आरंभ हो गया था। पाली साहित्य में सिक्कों का प्रथम निश्चित संदर्भ मिलता है, जैसे
कहापण, निख, कंस, पद्य, मास्क, ककनिक आदि कहा जाता था इनको। व्यापार के लिए अन्य को लोहे की वस्तुएं जैसे फावड़े, कुल्हाड़ी, चाकू, कील, खूंटी, तीर, बर्तन और दर्पण उपलब्ध थे। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पेटवार पठार में नमक का खनन होता था और वह गंगा के मैदान तक लंबा रास्ता तय करता था। कस्बों में कारीगरों ने वस्त्र, मनके, मर्तबांड, हाथीदांत वस्तुएं, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के पदार्थ, अन्य वस्तुओं की कलाकृतियों का उत्पादन किया जो व्यापार की वस्तुएं थी। ये आप देख सकते हैं आहत सिक्के हैं, यानी इनको पंचमार्क बोलते हैं, आहत किए हुए सिक्के हैं। अवंती महाजनपद के चांदी के आहत सिक्के, यानी ये चांदी के हैं आहत किए हुए सिक्के, यानी आहत करके बनाया गया है। आहत कैसे होता है, माने मारना। शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक जाती थी, जहां से संभवतः घोड़े वापस लाए जाते थे। साहित्यिक स्रोतों में कंबल, उन्नी वस्त्रों का भी उल्लेख है जिन्हें व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था। इस काल में दो महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रीय मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ उत्तरी भारत का प्रक्षेत्रीय व्यापार मार्ग था जो गंगा के मैदानों से बंगाल की घाटी में ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक फैला हुआ था। दक्षिणापथ जो कि एक महत्वपूर्ण दक्षिण का व्यापार मार्ग था, इसका वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है। यह मार्ग मगध के पाटलिपुत्र से गोदावरी पर स्थित प्रतिष्ठान तक फैला था। यह मार्ग पश्चिम तट के बंदरगाहों को भी जोड़ता था। मालवा क्षेत्र से प्राप्त PGW तथा मध्य भारत और दक्षिण भारत से प्राप्त NBPW इस मार्ग की पुरातात्विक पुष्टि करता है। नवीन निवेशक यानी गृहपति और सेठी, ये दो नवीन निवेशक थे, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। अभी सबसे पहले हम गृहपति के बारे में पढ़ेंगे। पाली साहित्य में हमें बार बार गृहपति शब्द का प्रयोग धनी संपत्ति स्वामी के लिए मिलता है जो कृषि और भूमि से विशेष रूप से संबंधित थे। गृहपति का शाब्दिक अर्थ गृहस्वामी या घर का मुखिया था। गृहपति के पास अपार संपत्ति थी और वह न तो कोई मामूली व्यक्ति था और न कोई साधारण कर्षक था, लेकिन साधारण नहीं था। मेंढक नामक गृहपति के पास इतनी विशाल भूमि थी कि उसने दासों, नौकरों और श्रमिक कार्य पर रखे थे, जिनको मेंढक न केवल वस्तु रूप में भुगतान जैसे खाने की वस्तुएं प्रदान करते थे बल्कि उन्हें अर्धवार्षिक वेतन भी देते थे। मेंढक के पास लगभग 1200 चरवाहे थे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वह दूध का व्यापार करते थे। इसी प्रकार मेंढक राजा की सहायता भी करते थे और वे शाही सेना के लिए रसद उपलब्ध कराते थे, यानी खाने पीने का सामान देते थे शाही सेना को। गृहपति के राजनीतिक महत्व इस तथ्य से भी पुष्टि होती है कि उन्हें चक्रवर्ती या विश्व के आदर्श राजा की 7 निधियों में से एक माना जाता था। बौद्ध धर्म की वैधानिक ग्रंथों में गृहपति वर्ग को एक उत्कृष्ट सामाजिक समूह की संज्ञा दी गई है। नवीन निवेशक, गृहपति, सेठी। अभी हमने गृहपति को पढ़ लिया था, इस बार हम सेठी को पढ़ेंगे। सेठी क्या थे? सेठी उच्च स्तरीय उद्योगपति थे जो व्यापार एवं साहूकार से संबंधित थे। विद्वानों के अनुसार सेठी वर्ग में निवेश, वित्तदाता एवं सौदागर तीनों सम्मिलित दायित्व थे। धनी सेठियों का राजगृह और वाराणसी जैसे नगरों में समृद्धि पूर्वक निवास था। महावग में कोलाविस्सा नामक सेठी पुत्र का वर्णन मिलता है जिसका पालन पोषण इतना आरामदेह भव्य वातावरण में हुआ कि जब वह नंगे पांव भिक्षु का जीवन जीने लगा तो उस नायक के पांव से खून निकलने लगा था। इससे भिक्षुओं के जीवन के विषय में पुनर्विचार करना पड़ा था। बुद्ध ने इसके पश्चात भिक्षुओं को पैर में पादुकाओं की अनुमति से इस समस्या का समाधान किया था। बुद्ध साहित्य में कहा गया है कि सेठी नगरीय समुदाय में प्रभावशाली सदस्य थे जिनकी राजा तक पहुंच और संपर्क था। सेठी एवं गृहपतियों की संपन्नता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वे राजाओं के साथ साथ प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन के सेवार्थी वृंद थे तथा चिकित्सक के भुगतान के रूप में हजारों कहापण दिया करते थे। अभी हम पढ़ेंगे महाजनपदों का समाज। उस समय का समाज कैसा था? जाति और वर्ण दोनों सामाजिक समूहों के रूप में विवाह को विशेष दायरे में निर्मित करते थे तथा पैतृक व्यवसाय अपनाते थे। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जात से हुई है जिसका अर्थ है जन्म, और इसका वर्ण की तुलना में अभिप्राय भिन्न था। वर्णों का संबंध अनुष्ठानिक स्थिति से था। शूद्रों को इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना मना था, यानी शूद्र धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकते थे। दूसरी ओर अन्य 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज थे। द्विज यानी 2 बार जन्म, जो उपनयन के उत्तराधिकारी थे, जो उनके दूसरे जन्म को दर्शाता है। चांडाल जिन्हें 5वें वर्ण में रखा गया है, उनका स्थान शूद्रों से भी निम्न बता दिया गया है। समाज में इस प्रकार के निम्न स्तर में एक अन्य सामाजिक समूह था जिन्हें दास कहा जाता था। अभी हम देखेंगे वर्ण और जाति में क्या अंतर था। वर्ण की संख्या 4 निश्चित थी जबकि जातियों की संख्या असंख्य थी तथा उनकी संख्या व्यवसायों और नए क्षेत्रों के विकास के साथ ब्राह्मणवादी समाज में बढ़ती गई थी। वर्ण व्यवस्था में पदानुक्रम स्थायी था, जैसे ब्राह्मण का स्तर सर्वश्रेष्ठ और शूद्र का निम्नतम था।
हालांकि जातियों का स्तर क्षेत्रों के अनुसार लचीला था, जिसका आधार मुख्यतः भूमि, धन, राजनीतिक एवं सैनिक सत्ता पर अधिकार पर निर्भर करता था। यद्यपि दोनों समूहों में अंतर्विवाह आदर्श माना जाता था। जाति अपने ही वर्ण में या समूह में विवाह, कुछ अंतर्वर्ण विवाह भी मान्य थे। वर्ण पूर्णतः अंतर्विवाह पर आधारित नहीं थे, जबकि जातीय कठोरता अंतर्विवाह पर टिकी थी। वर्ण अनेक प्रकार के व्यवसायों से जुड़े थे, जबकि जाति कुछ विशिष्ट व्यवसायों को ही अपना सकती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।